Welcome to all the viewers in the today lecture. This is part 8 of the lecture series on CPC and concluding part on power of civil code. In this concluding lecture, today I shall discuss about inherent power. इनहेरेंट पावर का सीधा हिंदी में माने होता है अंतर्निहित शक्ति। अंतर्निहित शक्ति का मतलब हुआ कि वो शक्ति है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है, वो शक्ति छिपी हुई है। तो जैसा कि ये सीपीसी का लेक्चर सीरीज जब मैंने प्रारंभ किया था तो शुरू में कहा था कि शक्तियां विभिन्न धाराओं में दी हुई है, वो स्पेशल पावर है, वो उन धाराओं के द्वारा प्रदत्त की गई, पर्टिकुलर सेक्शंस के द्वारा पर्टिकुलर एक्ट के लिए आदेश करने के लिए, पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए वो शक्ति प्रदत्त की गई। लेकिन जैसे ही सिविल कोड का गठन हुआ, तो जिस कानून के तहत सिविल कोड का गठन हुआ, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, गठन होते के साथ साथ ही इसमें शक्ति निहित है। तो वो किस तरह की शक्ति निहित है? वो न्याय करने की शक्ति निहित है। तो वो न्याय करने की जो शक्ति निहित है, उसको अलग से लिखने और कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कानून बनाने वाले, कानून के निर्माता लोग, लेजिस्लेचर्स ने एक सेक्शन बनाया जो सेक्शन 151 सीपीसी है, धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए है कि इस धारा का या तो सदुपयोग होता ही नहीं है या इसका दुरुपयोग होता है। दोनों तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए दोनों पक्ष यानी कि बार और बेंच, दोनों को इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और आज के लेक्चर में हम सही सही निरूपण करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सबों को ये अंतर्निहित शक्तियों को समझकर प्रयोग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो या उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो या मिसयूज नहीं हो, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। तो ये देखेंगे सीपीसी के सेक्शन 151 में इसका हेड नोट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्शन के पहले एक हेड नोट दिया रहता है जो बोल्ड लेटर्स में रहता है। तो इसका हेड नोट है सेक्शन 151 का, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेक्शन 151 कोई अलग से पावर सिविल कोड को नहीं देता है। जो पावर अंतर्निहित है उसको वो संरक्षित करता है, सेव करता है। इससे ये बात और पुष्ट हो जाती है कि अंतर्निहित शक्ति है, उसके ऊपर एक और कवच लगा दिया गया, उसको सेव कर दिया गया, सेक्शन 150 द्वारा संरक्षित कर दिया गया, ताकि जब आवश्यकता हो तो उस शक्ति का जो व्यवहार न्यायालय के पदाधिकारी हैं उसका प्रयोग करें। लेकिन उस प्रयोग करने का दो उद्देश्य है, और वो दो उद्देश्य है जो उसका मापदंड है। सेक्शन 151 का प्रयोग कब करेंगे? जब न्याय के लिए वैसा आदेश देना आवश्यक हो जिसको बोलते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस, या सच ऑर्डर which may be necessary
फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो जहां न्याय करने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता है, तो वहां पर आप 151 की धारा में संरक्षित अंतर्निहित शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जुडिशियल ऑफिसर को संबोधित करके हम बोल रहे हैं। अगर अधिवक्ताओं के संदर्भ में देखा जाए तो अधिवक्तागण भी अगर इसके बारे में समझ रखते हैं कि कब इस शक्ति के प्रयोग करने के लिए न्यायालय से निवेदन किया जा सकता है, तो वो भी इसका अपने मौकिल के हित में इस्तेमाल करने के लिए न्यायालय को प्रेरित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और कभी कभी बाध्य भी कर सकते हैं कि ये न्याय हित में जरूरी है। और न्याय हित का मतलब क्या हुआ? ये नहीं है कि न्याय वादी के लिए हो या प्रतिवादी के लिए हो। न्याय हित का मतलब है जो दोनों व्यक्तियों के लिए न्याय हो, सभी के लिए, जो भी पक्षकार हैं सभी के लिए न्याय हो। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन पार्टी है और किसके पक्ष में आदेश होने जा रहा है। वो पक्षकार के स्टेटस को नहीं देख करके और दोनों पक्षकारों को बराबर मान करके, समतुल्य मान करके और न्याय के उद्देश्य से कोई आदेश आप इस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं। तो उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? एंड्स ऑफ जस्टिस, जहां पर कि न्याय प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न्यायालय द्वारा नहीं हो सके। जब हम न्याय की बात करेंगे तो अन्याय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर सूरज उग गया तो रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, तो उसी तरह से अगर प्रकाश प्रज्वलित हो गया तो अंधेरा भाग जाता है। तो जब न्यायालय न्याय करेगा तो अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं करेगा तो किसी न किसी पक्ष के साथ अन्याय होगा। यद्यपि कि हार जीत तो किसी का तो होना ही है हर वाद विवाद में, लेकिन अगर न्यायिक मान्यताओं, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर और जो सर्वमान्य तथ्य न्यायालय के सामने आए हैं, मौखिक साक्ष्य के द्वारा या कागजी प्रमाण के द्वारा, वो जिस बात को प्रमाणित करता है, विधि के अनुसार वो तथ्य अगर प्रमाणित है और उस तथ्य के आधार पर जो विधि सम्मत सिद्धांत है उसके अनुसार, उन तथ्यों के आधार पर आप अगर निर्णय करते हैं किसी एक पक्ष को, तो वो दूसरे पक्ष के विपरीत होगा, ये स्वाभाविक ही है। लेकिन ये कहा जाएगा कि आपने न्याय किया, आपने जस्टिस को अचीव किया। तो इन ऑर्डर टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस और इन ऑर्डर टू इम्पार्ट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज और फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जिस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं, अगर आप इस शक्ति का उपयोग करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं। यद्यपि कि एक पक्ष के विरुद्ध वो आदेश हो सकता है और एक पक्ष के पक्ष में हो सकता है, लेकिन वो न्याय के दृष्टिकोण से ये माना जाएगा कि यह न्याय के सिद्धांत के अनुकूल होने के कारण आपने न्याय के लिए ऐसा आदेश दिया। दूसरा है कि अगर न्यायालय को ये लगता है, व्यवहार न्यायालय को, कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी पक्ष करे, तो उस दुरुपयोग से उस
प्रक्रिया को बचाने के लिए या उस वाद के अग्रिम कार्रवाई बाधित नहीं हो, उससे बचाने के लिए या न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं हो, उसको बचाने के लिए, या एक पक्ष कुछ इस तरह का कार्य कर रहा है या करने की मंशा रखता है जिससे दूसरे पक्ष को परेशानी हो सकती है और न्यायालय का भी समय बर्बाद होगा, तो उससे, उस स्थिति से बचने के लिए भी न्यायालय को ये अधिकार है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके और एब्यूज ऑफ प्रोसेस जो हो रहा है कोर्ट का, उसको रोका जा सके। तो दो स्थिति में ये अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग व्यवहार न्यायालय करता है, करना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विधि सम्मत सिद्धांत है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है, उसको समझ करके उसी सिद्धांत के अनुरूप और उसी के अनुसार शक्ति को प्रयोग में लाना है। लेकिन दो ही मूलभूत मापदंड है। पहला क्या है? एंड्स ऑफ जस्टिस, और दूसरा क्या है? टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अगर इस बात को ध्यान में आप रखते हैं तो बार और बेंच दोनों तरफ ये क्लैरिटी रहेगी। अगर कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक पदाधिकारी के सामने कोई ऐसा आवेदन देता है, ऐसी प्रार्थना करता है जिससे कि अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, तो पहले तो अधिवक्ता महोदय का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं, उस संदर्भ में जिसमें वो चाहते हैं कि उन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। और दूसरा, उसके बाद उत्तरदायित्व होता है न्यायालय का कि क्या उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है जो अंतर्निहित शक्ति है, उनके तथ्यों के आधार पर, जो तथ्य उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है या जिसके बारे में उन्होंने निवेदन किया है, कोई एक पक्षकार के अधिवक्ता, तो इसको सोच समझ करके उस पर न्यायालय आदेश पारित करेगा और तब आपका आदेश न्याय संगत होगा और ये माना जाएगा या तो आपने न्याय के उद्देश्य से किया है या जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो बाधित नहीं हो, उसका दुरुपयोग नहीं हो, उस दुरुपयोग से बचाने के लिए आपने किया। तो फिर से हम उसको रिपोर्ट करते हैं। दो मापदंड जबरदस्त है। पहला है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और दूसरा है टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब इस पर सवाल ये उठता है कि कब और किस स्थिति में 151 सीपीसी की शक्ति को न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला उसका आंसर है कि जहां कहीं भी सीपीसी में जो स्पेशल पावर या जो प्रत्यक्षतः जो शक्ति प्रदत्त है, जिसके बारे में पिछले 2 लेक्चर में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सा पावर है सिविल कोर्ट का जिसमें सिविल कोर्ट आदेश पारित कर सकता है, तो जहां जहां वो प्रोवाइडेड है, मतलब एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, यानी कि प्रावधान बना हुआ है व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कि अमुक कार्य करने के लिए अमुक धारा में ये शक्ति प्रदत्त है, जो कि उदाहरण से भी आपको समझाया था, कमिश्नर के बहाली के लिए, रिसीवर के बहाली के लिए, अटैचमेंट के लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के लिए, बहुत तरह का एक्सक्यूशन के लिए। तो वो सब अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग धारा में वो शक्ति प्रदत्त है और उसका कार्यविधि, मेथोडोलॉजी है, वो ऑर्डर और रूल में लिखित है। उसके दोनों को मिला करके वो कार्य आप कर सकते हैं। जब वो दोनों के प्रावधान से कोई परे की स्थिति बनती है, यानी कि न कोई सेक्शन के अंतर्गत वो एक्ट आता है
और न वो ऑर्डर और रूल के अंतर्गत आता है, तब सेक्शन 151 का इस्तेमाल होता है। यानी कि आसान शब्दों में ये कहा जाए कि अगर पर्टिकुलर प्रोविजन में वो आदेश पारित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है और उसका कार्यान्वयन विधि ऑर्डर एंड रूल में बनाया हुआ है, तो उसके रहते हुए उससे परे, उससे हट करके, उससे अलग या उसके कन्फ्लिक्ट में या उसके कॉन्ट्ररी, उसके विरोध में सेक्शन 151 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका साधारण शब्दों में मतलब ये हुआ कि जहां कोई प्रावधान पहले से मौजूद है किसी भी कार्य करने के लिए, वहां पर 151 लागू नहीं होगा। यानी कि 151 लागू वहां होगा जिसके लिए पहले से कोई प्रावधान सीपीसी में नहीं बना हुआ। इसलिए इस प्रावधान को, जो अंतर्निहित शक्ति है, इनहेरेंट पावर है, इसको कहा गया है कि सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री है। कोई एडिशनल पावर नहीं देता है, अलग से कोई पावर नहीं देता है। ये जो पावर आपके पास है उसी को ये सप्लीमेंट करता है या कंप्लीमेंट करता है। इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है पूरक। तो आपको अगर मान लीजिए कि इंजंक्शन करने का अधिकार है, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को संबोधित कर रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंजंक्शन ऑर्डर पास करने का अधिकार है, तो सेक्शन 94 वो अधिकार देता है और ऑर्डर 39 उसके मेथडोलॉजी को बताता है। तो ऑर्डर 39 के रूल एंड 1 एंड 2 में लिखा हुआ है कब किस स्थिति में किस प्रकार का इंजंक्शन ऑर्डर होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें कि ऑर्डर 39 का 1 एंड 2 अप्लाई नहीं करता है, लेकिन न्याय हित में जो विवादग्रस्त भूमि है उसके अभिरक्षा सुरक्षा हेतु, या जो प्रतिवादी है उससे वादी को किसी प्रकार का कोई खतरा है तो उसके बचाव हेतु, ऐसी बहुत सारी स्थितियां बन सकती है जिसमें न्यायालय के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी निषेधाज्ञा संबंधी। तो वैसी स्थिति में 151 में भी निषेधाज्ञा जारी किया जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर पहले से जो प्रावधान है उससे कवर्ड है वो केस, तो उसमें नहीं हो। अब इस संदर्भ में दो बातें और हैं कि कभी कभी कोर्ट से कुछ गलती हो जाती, वो गलती जाने अनजाने हो सकती है। इसको इनएडवर्टेंस बोलते हैं। इनएडवर्टेंस, कोई रॉन्ग ऑर्डर हो गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया, रॉन्ग स्टेप प्रोसीडिंग के दौरान ले लिया गया, और या कोई मिस्टेक हो गया, तो अगर न्यायालय के समक्ष किसी पक्षकार ने ये दर्शा दिया कि ये न्यायालय की गलती से हुआ है, ये ऐसा कानून के अनुसार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको वापस लेने का अधिकार, जिसको बोलते हैं रिकॉल करने का, वो रिकॉल करने का अधिकार अलग से कोई भी सेक्शन में, कोई भी ऑर्डर और रूल में नहीं है। कि व्यवहार न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारी, मुंसिफ, सब जज, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला स्तर तक, इनमें से कोई भी पदाधिकारी अपने वैसे किसी आदेश को वापस ले सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, जो न्यायालय की भूल से, असावधानी से आदेश पारित हो गया या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण पारित हो गया, या न्यायालय के ऊपर कोई पक्ष ने फ्रॉड कर दिया, धोखाधड़ी करके, कोई तथ्य को छिपा के या किसी को मिस रिप्रेजेंट करके, या दोनों पार्टी मिल करके कॉलूसिव मुकदमा करके कोई आदेश पारित करा दिया जो कि न्याय संगत नहीं है, तो ये सब स्थिति बनने पर भी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके उसको वापस लिया जा सकता है।
ये सब सिद्धांत समय समय पर बहुत से वाद विवाद अंततः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे। तो उन संबंधित तथ्यों के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उस तथ्यों के आलोक में। तो एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत का ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार हो गया। विभिन्न प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों को तथ्यों के आधार पर समझ बूझकर वो सिद्धांत पारित किया गया। तो आज वैसी स्थिति अगर किसी भी वाद में आता है, किसी भी सूट में या जो सिविल प्रोसीडिंग्स होता है उसमें आता है, तो उन सिद्धांतों का प्रयोग करके न्यायिक पदाधिकारी अपना जो न्यायिक विवेक है, जुडिशियल विजडम है, उसका इस्तेमाल करेंगे और 151 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और बहुत सारे पुराने जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पटना हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच में, जो 5 जजेस बेंच है, वो फुल बेंच भी कह सकते हैं, स्पेशल बेंच भी कह सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 बेंच का फुल बेंच होता है। तो फुल बेंच, 5 जजेस फुल बेंच में 151 के प्रयोग को अच्छी तरह से समझाया गया है और एक सिद्धांत प्रतिपादित कर गया है। तो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, या तो वो मेंबर ऑफ बार हैं या मेंबर ऑफ बेंच है, यानी कि न्यायिक पदाधिकारी हैं या व्यवसायिक अधिवक्तागण हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ये दोनों के लिए उन सब सिद्धांतों का और वो सब जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है जिसमें सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है, उसको जानना अति आवश्यक है। और हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग सब लोग इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा। और ऐसे तो आप लोग समझ गए, समझा दिए। उसी कौन कौन सा डिसीजन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिसमें वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, एक विशेष परिस्थिति में, विशेष तथ्यों के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तो इस कड़ी में सबसे पहले आप नोट करेंगे पद्मसेन, पार्टी का नाम है पद्मसेन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पद्मसेन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, पद्मसेन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये रिपोर्टेड है AIR 1961, AIR 1961 SC का मतलब शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज 218, पेज 218। ये 3 जजेस डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो जाहिर है कि ये आप जानते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंस के आधार पर कि लार्जर बेंच का जजमेंट जो है लेसर बेंच पर बाइंडिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई फुल बेंच नहीं होता, वहां पर जो भी होता है वो डिवीजन बेंच होता है। सिंगल जज का भी हो सकता है, और 2 या 2 से ज्यादा जजेस हैं तो डिवीजन बेंच होगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा। तो ये 3 जजेस डिवीजन बेंच का जजमेंट है। इस जजमेंट में विस्तार पूर्वक ये कहा गया है कि सेक्शन 151 का जो प्रावधान है CPC में, ये कंप्लीमेंट्री है, पूरक है, ये इंडिपेंडेंट कोई पावर कोर्ट को नहीं देता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक जजमेंट है जो भी सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन वो खास स्पेसिफिक संदर्भ में है इंजंक्शन के लिए। अभी हमने आपसे कहा कि अगर सेक्शन 94 CPC शक्ति प्रदान करता है इंजंक्शन का आदेश पारित करने के लिए, तो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 जो है उसको एक्सप्लेन करता है मेथोडोलॉजी को कि कब कैसे क्या होगा। अगर कोई ऐसा केस जो
94 सेक्शन रेड विथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 से कवर्ड नहीं है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो 151 के द्वारा इंजंक्शन दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि दिया जा सकता है, वस्तु जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो। तो ये जजमेंट है मंसार लाल, MANSAR, मंसार लाल चोपड़ा, CHOPRA, मंसार लाल चोपड़ा वर्सेस राय हीरालाल, रिपोर्टेड इन AIR 1962 Supreme Court SC, in short AIR 1962 SC 527। ये स्पेशली इंजंक्शन का आप लोग को समझने के लिए दिया है कि ऐसी स्थिति आपके सामने भी आ सकती है। तो ये जजमेंट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाए कि आपके सामने जो स्थिति है वो इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया उससे मिलता जुलता है कि उससे अलग हट करके। अगर सिमिलर सर्कमस्टांस है, सिमिलर फैक्ट सिचुएशन है, तो इसके आधार पर आप बियॉन्ड 94 सेक्शन और 39 ऑर्डर 39 के बियॉन्ड 151 में जाकर के आप आदेश पारित कर सकते हैं। यानी कि आपने सेक्शन 94 या ऑर्डर 39 के प्रोविजन को कंट्राडिक्ट नहीं किया, उसके कन्फ्लिक्ट में जाकर के नहीं किया, बल्कि उससे इतर, उससे हट के, उससे बाहर जाकर के आपने 151 का सहारा लिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है सीपीसी में उसको नलिफाई करने के लिए आप इस पावर को इस्तेमाल करें। ये हमेशा, ये रेयरली इस्तेमाल करने का चीज है, रेयरली इस्तेमाल करने का है, जहां पर कि कोई विकल्प नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है और न्याय हित में ये जरूरी है। तो न्याय हित सर्वोपरि है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हम बता चुके हैं कि दो ही ऑब्जेक्टिव है, एक न्याय हित और दूसरा ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं हो, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकना। ये दो उद्देश्य है इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए। तीसरा जजमेंट आपको मिलेगा वो उसी सिद्धांत पर है, रामचंद वर्सेस कन्हैया लाल, रामचंद वर्सेस कन्हैया लाल। इस जजमेंट में कहा गया है कि रामचंद वर्सेस कन्हैया लाल, ये रिपोर्टेड है AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट, यानी कि शॉर्ट में SC, AIR 1966 SC 1899, AIR 1966 SC 1899। इसमें सिद्धांत ये प्रतिपादित हुआ कि सेक्शन 151 कोई एडिशनल पावर कोर्ट को नहीं देता है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इसके द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है, बल्कि जो पावर कोर्ट का बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन है उसी पावर को ये सेव करता है। इसलिए इसका महत्व इतना ही है कि जो पावर आपको पहले से दिया गया है उससे एडिशनल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप एडिशनल मीन्स in addition to the existing provision as a complementary with other provisions। तो अदर प्रोविजंस में जो एक्सप्रेस प्रोविजन है उसके एडिशन, मतलब उसमें आप इसको जोड़ दीजिए तो एडिशनल हो गया, और कंप्लीमेंट्री मतलब उसका पूरक हो गया। तो उसके एडिशनल और कंप्लीमेंट्री पावर्स के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें प्रतिपादित किया गया है।
अब दूसरा एक जजमेंट, दो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कॉशन भी किया गया है कि 151 कब नहीं करना है। कब करना है, दो सिचुएशन हमने बताया। कब नहीं करना है उसके लिए एक जजमेंट है रामकरण दास, रामकरण दास वर्सेस भगवान दास, रामकरण दास वर्सेस भगवान दास। ये रिपोर्टेड है AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1144, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1144, 2 जजेस डिवीजन बेंच का ये जजमेंट है। और एक दूसरा जजमेंट है वो सेम प्रिंसिपल को लेकिन अलग अलग फैक्ट सिचुएशन में दोनों जजमेंट है, इसलिए एक साथ दोनों का नोट करा देते हैं। नैन सिंह वर्सेस कुंवर जी, नैन सिंह वर्सेस कुंवर जी। कुंवर जी का स्पेलिंग है KOONWARJEE, कुंवर जी। AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 997, ये भी 2 जजेस डिवीजन बेंच। ये दोनों जजमेंट में सिद्धांत वही है। सिद्धांत क्या है कि जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन है वहां सेक्शन 151 अप्लाई नहीं करेगा, जो कि शुरू से हम बता रहे हैं। अब दोनों में फैक्ट सिचुएशन क्या चेंज था, तो 1965 वाला रामकरण दास केस में एक आदेश हो गया था ऑर्डर 37 रूल 4 में, वो डिग्री पास करने का जो प्रावधान है और रूल 4 में उसको सेट असाइड करने का प्रावधान है। ये ऑर्डर सेटिंग असाइड का जो प्रावधान था उसका इस्तेमाल नहीं करके 151 में पिटीशन दिया गया था। उसी संदर्भ में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब स्पेसिफिक प्रोविजन है ऑर्डर 37 रूल 4 में वो डिग्री सेट असाइड करने का, जिस तरह का नेचर का डिग्री उसमें सेट ऑर्डर 37 में होता है, तो उसमें 151 अप्लाई नहीं करेगा। और दूसरा नैन सिंह वाला केस है 70 सुप्रीम कोर्ट। तो नैन सिंह में क्या था कि अपलेट कोर्ट को रिमांड करने का पावर है, जो ऑर्डर 41 में निहित है वो सब पावर ऑर्डर 41 के रूल 23A, 24 और 25 में पावर ऑफ रिमांड है। रिमांड मतलब जो अपीलीय न्यायालय है वो केस को निम्न न्यायालय में भेज देता है, उसी को रिमांड कहते हैं। तो रिमांड ऑर्डर जब हुआ तो रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में एक रिव्यू का पिटीशन फाइल हो गया। रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू का जो पिटीशन होता है वो सेक्शन 105 सब क्लॉज 2 CPC में होता है, लेकिन उस प्रोविजन में नहीं देकर सेक्शन 151 में पिटीशन दिया गया था। ये 1970 वाले केस में, नैन सिंह वाले केस में। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल है रिव्यू करने के लिए तो आप रिव्यू का एप्लीकेशन उसमें डालिए। रिकॉल जो हम लोग बोलते हैं किसी आदेश को वापस लेना, तो रिकॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू रिव्यू द ऑर्डर। जब उसको रिव्यू मतलब फिर से उसको व्यू देखना किस उद्देश्य से कि अगर उसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसको करेक्ट कर देंगे, अगर गलत है तो वापस ले लेंगे। तो कभी कभी रिव्यू और रिकॉल का मतलब एक ही होता है, वापस लेना। तो जितना भी रिव्यू होता है, रिव्यू का तो अलग प्रोविजन है जो बता ही चुके हैं आपको, सेक्शन 114 में और ऑर्डर 47 में प्रावधान है रिव्यू का। लेकिन इसमें एक रिमांड ऑर्डर का अपलेट कोर्ट का, चूंकि अभी अपलेट कोर्ट की शक्ति पर नया है, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको अपलेट सिविल कोर्ट की शक्ति के बारे में बताएंगे।
तो अभी यहां पर इतना ही जान लीजिए कि 1970 सुप्रीम कोर्ट में नैनसिंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 105 सब क्लॉज 2 के प्रावधान का जिक्र करते हुए ये कहा कि जब स्पेसिफिक प्रोविजन है तो 151 लागू नहीं होगा। अब दो जजमेंट पटना हाई कोर्ट का है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला जजमेंट है आपका पटना हाई कोर्ट का, वो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस पवन कुमार खेतान। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं BSE बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस पवन कुमार खेतान, AIR 1978 पटना 253। इसमें क्या था केस कि एक सूट था, वो सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया। तो आप जानते हैं ऑर्डर 9 में डिसमिस फॉर डिफॉल्ट करने का प्रावधान है, वो प्रावधान है 3 जगह, रूल 2 में है, रूल 3 में है और रूल 8 में है ऑर्डर 9 के। तो ये था जो रूल 3 में डिसमिस हुआ था, तो उसका रिस्टोरेशन रूल 2 और 3 का जो डिसमिसल होता है उसका रिस्टोरेशन रूल 4 में होता है। तो डिसमिसल के बाद जिसको अदम पैरवी में खारिज कहते हैं, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, तो उसका रिस्टोरेशन ऑर्डर 9 रूल 4 में होता है। तो ऑर्डर 9 रूल 4 का जो पिटिशन पड़ता है वो मिसलेनियस केस में दर्ज हो जाता है। क्योंकि मिसलेनियस केस दर्ज करने के लिए अलग से प्रावधान बना हुआ है, वो बिहार सिविल कोर्ट रूल्स है। तो सिविल कोर्ट रूल्स में एक रूल है 459 जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन सा आवेदन का मिसलेनियस केस दर्ज होगा। तो ये ऑर्डर 9 रूल 4 बिहार स्टेट में ये मिसलेनियस केस में वो पिटिशन फाइल होता है पिटिशन के फॉर्म में, लेकिन वो मिसलेनियस केस में दर्ज होता है। पूरा उसको बोलते हैं मिसलेनियस जुडिशियल केस, लेकिन शॉर्ट में मिसलेनियस केस। मिसलेनियस केस भी संयोग से डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया। तब मिसलेनियस केस के डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होने पर उसका रिस्टोरेशन का कहीं प्रावधान नहीं, उसका अपील भी नहीं है और उसका रिवीजन भी नहीं, तो रेमेडी लेस तो नहीं हो सकता है कोई। तो ऐसे सेंस में कहा गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि नहीं, तो इसका जो रिस्टोरेशन होगा 151 में होगा, यानी कि सूट का रिस्टोरेशन मिसलेनियस में होगा और मिसलेनियस अगर डिसमिस हो जाएगा तो उसका रिस्टोरेशन 151 में होगा। दूसरा एक जजमेंट पटना हाईकोर्ट का है उसी साल का 78 का, ये फुल बेंच है लेकिन ये 5 जजेस बेंच का है, आप इसको स्पेशल बेंच भी कह सकते हैं। 5 जजेज स्पेशल बेंच का जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें पूरा सिद्धांत प्रतिपादित है कब कैसे किस स्थिति में 151 का इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको आप लोग सब लोग नोट कीजिए और सब लोग एक बार पढ़िएगा। क्योंकि इसमें अभी जो हम 4-5 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रेफर किए हैं वो सब जजमेंट इसमें है, उसके अलावा और भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें कंसीडर है और प्लस प्रिवी काउंसिल का जजमेंट भी इसमें कंसीडर्ड है। तो ये बहुत वेल डिस्कस जजमेंट है, लार्जर बेंच का जजमेंट है। इट इज वेल गुड वैलिड एंड बाइंडिंग टिल नाउ ऑन ऑल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑल द लिटिगेंट पार्टी, सभी के ऊपर ये सिद्धांत जो हाई कोर्ट ने प्रतिपादित किया है वो बाध्यकारी है। इसके बियॉन्ड में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आदेश आप पारित कर सकते हैं, ना अधिवक्ता महोदय कोई आवेदन दे करके न्यायालय से कोई ऐसे आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा रख सकते हैं जो इसमें प्रतिपादित सिद्धांत के प्रतिकूल हो। तो इस पर ध्यान दीजिए। इसमें पार्टी का नाम है बजरंग राय, बजरंग राय भर्सज इस्माइल मियां, बजरंग राय भर्सज इस्माइल मियां, AIR 1978 पटना 339, फुल बेंच जजमेंट। इसमें क्या था कि ऑर्डर 9 रूल 9 का पिटीशन रिजेक्ट हो गया था। तो ऑर्डर 9 रूल 9 का पिटीशन जब रिजेक्ट हो जाएगा
यानी कि जो सूट ऑर्डर 9 रूल 8 में डिसमिस हुआ उस फॉर डिफॉल्ट, उसका रिस्टोरेशन ऑर्डर 9 रूल 9 में आया मिसलेनियस केस, और वो डिसमिस हो गया, यानी कि वो रिजेक्ट हो गया मिसलेनियस केस। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है ऑर्डर 43 में। जब अपीलेट कोर्ट की पावर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा डिटेल बताएंगे। अभी यहाँ पर पासिंग रेफरेंस के लिए समझिए कि ऑर्डर 43 जो है, अपील का 3 प्रावधान है। एक है ऑर्डर 41, दूसरा है ऑर्डर 42 और तीसरा है ऑर्डर 43। ऑर्डर 41 है फर्स्ट अपील के लिए, ऑर्डर 42 है सेकंड अपील के लिए, और ऑर्डर 43 है मिसलेनियस अपील के लिए। इसलिए मिसलेनियस अपील कहते हैं कि मिसलेनियस केस से जो ऑर्डर एराइज करता है सीपीसी के अंतर्गत, उसका वो मिसलेनियस अपील होता है। तो उसको बोलते हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर। जनरल प्रिंसिपल है कि जो भी अपील होगा वो अगेंस्ट डिक्री होगा। फर्स्ट अपील सेकंड अपील डिक्री के अगेंस्ट होता है, लेकिन कुछ ऑर्डर भी है जो अपीलेबल है, उसका लिस्ट दिया हुआ है ऑर्डर 43 में। तो ऐसा ऑर्डर जो ऑर्डर 9 रूल 9 में पास हुआ है, यानी कि रिजेक्टिंग द मिसलेनियस केस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ए सूट विच हैज बीन डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 9 रूल 8, the remedy is available by way of appeal under order 43 rule 1 sub clause C. But in this case the court has taken a liberty to take one step forward after considering entire provisions and principles decided by the Supreme Court in all the previous judgments. उसके आधार पर उससे थोड़ा आप कह सकते हैं हट करके या इंप्रूव किया है, लेकिन उसी दायरे में किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया है, उससे कॉन्ट्ररी नहीं है। ऐसे स्थिति में ये गहराई में जाके पटना हाईकोर्ट ने इस केस में 151 सीपीसी के पिटीशन को मेंटेनेबल माना है। तो आप ऐसे प्रत्यक्ष तक कह सकते हैं कि जब ऑर्डर 43 में अपील प्रोवाइडेड है तो 151 का क्यों मेंटेनेबल होगा। तो इसलिए मेंटेनेबल होगा कि डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, तो न्यायालय के सामने तो कुछ था नहीं, कोई एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री था नहीं, वो डिफॉल्ट में हुआ। तो डिफॉल्ट में डिसमिस हुआ, उसका रिस्टोरेशन भी डिफॉल्ट में डिसमिस हुआ या मेरिट पर डिसमिस हुआ। तो दोनों स्थिति में वो अपील में क्या बहस करता है, उसके पास ना तो ओरल एविडेंस है ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा इट वुड बी एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी बिफोर द अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पास क्या बेसिस है मेरिट पर डिसाइड करने का। लेकिन अगर फिर से वो 151 में मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें वो एविडेंस दे सकता है, वो इंटाइटल है। इसलिए इस केस में स्पेसिफिक प्रोविजन रहते हुए अपील का 151 मतलब कहा कि आइदर ऑफ द टू, ये पार्टी का डिस्क्रिशन है, या तो वो अपील फाइल करे और या 151 में दे। जैसे कि एक उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, बहुत सा और भी प्रावधान है जिसमें ऑप्शनल है पार्टी के लिए। जैसे अगर एक्स पार्टी डिग्री हो गया तो डिफेंडेंट को क्या रेमेडी है, तो उसको 3 रेमेडी है। पहला रेमेडी है कि ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्स पार्टी डिग्री सेटिसाइड करने के लिए मिसलेनियस केस दर्ज करे। दूसरा रेमेडी है कि एक्स पार्टी डिग्री हो गया तो वो अपीलेबल है, तो ऑर्डर 41 में अपील फाइल करे। और तीसरा है कि वो रिव्यू फाइल करे, सेक्शन 114 रेड विथ ऑर्डर 47। तो तीनों रेमेडी अवेलेबल है, तो कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकता। इट इज फॉर द पार्टी टू ऑप्ट वन ऑफ द रेमेडीज आउट ऑफ 3 रेमेडीज। तो उसी तरह से एक रेमेडी ये स्पेशल बेंच के द्वारा खोल दिया गया कि वो जो अपील में जाकर के कोई ऐसा तथ्य नहीं है रिकॉर्ड पर जिसके आधार पर न्यायालय अपने विजडम से कोई न्याय युक्त निर्णय दे सके, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है ऑन फैक्ट, आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये जजमेंट उस हिसाब से मेंटेनेबल है और कहा है कि वो ऑर्डर
आप 151 में भी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके रिस्टोरेशन के लिए, या अगर कोई मिस्टेक से अगर ऑर्डर हो गया तो ऑर्डर रिकॉल भी हो सकता है। तो इसी के संदर्भ में वो मिस्टेक वाला भी जजमेंट आप नोट कर लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, उसके बाद का जजमेंट है। और पुराना जजमेंट भी है, लेकिन ये जजमेंट आपके ज्यादा काम का है। एक पार्टी का नाम है बुधिया स्वैन, बुधिया स्वैन, SWAIN, स्वैन वर्सेस गोपीनाथ देव, DEB देव, बुधिया स्वैन वर्सेस गोपीनाथ देव, AIR 1999, यानी कि 1999, SC सुप्रीम कोर्ट, पेज 2089। इसमें एक सिद्धांत बहुत जबरदस्त है जो आप सभी को ध्यान में रखना है जब आप इसका उपयोग करना चाहें। अगर कोई न्यायालय से भूल चूक हो गया, कोई गलती हो गई, कोई आदेश पारित हो गया, जाने अनजाने में, असावधानी के कारण, या कोई प्रोसीजर में इरेगुलरिटी हो गया, इलीगल कुछ नहीं, इरेगुलरिटी हो गया, तो दोनों स्थिति को इसमें समझाया गया। अगर इरेगुलरिटी है तो 151 में वो ऑर्डर रिकॉल नहीं होगा, बिकॉज इरेगुलरिटी से कोई उसके मेरिट पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इलीगलिटी है, जैसे लैक ऑफ जुडिक्शन, अगर जुडिक्शन नहीं है, और जुडिक्शन नहीं है और ऑर्डर पास कर दिया, या कोई कॉल्यूजन का मैटर है, फ्रॉड का मैटर है, कंसीलमेंट का मैटर है, इनएडवर्टेंस का मैटर है, अगर ये पता चलता है रिकॉर्ड से, तो 151 में वो सभी प्रकार के ऑर्डर को रिकॉल किया जा सकता है, यहां तक कि जजमेंट और डिग्री भी रिकॉल किया जा सकता है। और राइट फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट सभी को पावर है 151 में, फ्रॉड के आधार पर या मिस्टेक के आधार पर अगर कोई आदेश है तो उसको रिकॉल करने का। फिर इंजंक्शन के संदर्भ में भी पटना हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है जो कि प्रोवेट कोर्ट के मैटर्स का है, क्योंकि प्रोवेट कोर्ट में भी सिविल प्रोसीजर लागू होता है, और प्रोवेट ग्रांट करने का जो अधिनियम है वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनको ये पावर दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट जज या ट्रांसफर हो जाएगा तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को मुख्य पावर है, और ऐसे हाईकोर्ट को भी कंकरेंट पावर है उसमें। तो कहीं भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में इंजंक्शन का प्रावधान नहीं है। और सीपीसी का एप्लीकेशन है वो अगर कंटेस्टेड मैटर होता है तो उसकी प्रक्रिया सीपीसी में जो गवाही लेने की है, सम्मन करने की है, डॉक्यूमेंट कॉल फॉर करने की, ये सब प्रक्रिया को ही उसमें अप्लाई किया गया है। माने सूट के नेचर जैसा होता है उसी तरह से उसकी प्रक्रिया होगी, वो एग्जैक्टली सूट नहीं होगा। तो उसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि ऑर्डर 39 अप्लाई करेगा। तो पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करते हुए ये जजमेंट दिया कि नहीं, अगर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये जरूरी है तो प्रोवेट कोर्ट भी बिना स्पेसिफिक प्रोविजन के इंडियन सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 151 सीपीसी का सहारा लेकर के इंजंक्शन का आदेश पारित कर सकता है। तो ये जजमेंट है अमरेंद्र वर्सेस प्रेम कुमार, अमरेंद्र वर्सेस प्रेम कुमार। ये रिपोर्टेड है 2013 वॉल्यूम 1, ब्रैकेट में 1 दीजिए, PLJR यानी कि पटना लॉ जनरल रिपोर्ट, पेज 853। To protect the property during the pendency of a probate proceeding, the probate court is empowered to appoint an administrator under the provision of that act. For that there is a provision in that act. Or the probate court may grant injunction after invoking the inherent power under section 151. उद्देश्य क्या है?
टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर वाद विवाद चल रहा है और उसमें समय लगा, इस बीच में प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए, तो कई प्रकार के विवाद और उत्पन्न हो जाएंगे, प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, या कभी कभी रिस्टोर नहीं हो सकता है जो डैमेज हो गया। तो इसलिए प्रॉपर्टी को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का कोर्ट का उत्तरदायित्व ये इनहेरेंट है। ऑर्डर 39 में भी जो इंजंक्शन का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसमें भी ये इनहेरेंट है कि प्रॉपर्टी को बचाना है, प्रॉपर्टी को बचाना, जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में तो उसको बचाना है। किस चीज से? कोई बेच नहीं दे, उसको डैमेज नहीं कर दे, डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, तो वहां भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर 151 का प्रयोग करके प्रोवेट कोर्ट भी दे सकता है। तो इसलिए ये सब जो सिद्धांत आपको बताया गया, उसके आधार पर आप अब निश्चित तौर पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं अंतर्निहित शक्ति का एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, कि ये जो तथ्य आपके सामने है, जो वादी और प्रतिवादी का दावा और प्रतिदावा आपके सामने वाद पत्र में और उत्तर पत्र में है, उसके अतिरिक्त कोई आवेदन दिया गया और उसका आपत्ति पत्र दिया गया, वो सब के आलोक में जो तथ्य आपके सामने है, जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के हिसाब से आप अगर ये पाते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, जैसा कि किसी एक पक्ष ने प्रेयर किया है, और जो वो प्रेयर को ग्रांट करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तब आप 151 का सहारा लेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि 151 के शक्ति के अंतर्निहित शक्ति के अनुसार आप कोई आदेश कर रहे हैं, तो वो कोई पहले से जो प्रावधान है उस प्रावधान के कन्फ्लिक्ट में तो नहीं है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है, उसको ओवरराइड तो नहीं कर रहा है। ये सब का सिर्फ ख्याल रखना है। तो आज के लेक्चर सीरीज में ये 8वां लेक्चर सीरीज आपका है, सीपीसी के बारे में क्रमशः जो चल रहा है, ये समाप्त होता है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि अपलेट कोर्ट का, सिविल कोर्ट अपलेट कोर्ट का क्या पावर है, उसकी शक्ति क्या है और कहां कहां, इसके बारे में। दैट इज ऑल।